हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम हौसलों का सफ़र नॉवेल के 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 10वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मुंबई का किंग कौन? डी शिवानंदन। मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की गूंज महाराष्ट्र सहित पूरे देश में महसूस की जा रही थी। डर हावी था, इस कदर हावी था कि लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करने लगे थे। भीड़ यानी बाजार और ट्रेन वाली भीड़ नहीं, ये भीड़ धार्मिक लबादा ओढ़े हुए थी। हर शख्स को लगता कि वह अपने लोगों के साथ ही सुरक्षित है। सिर्फ अपने लोग, यानी देश के भीतर कई देश, शहर के भीतर कई शहर और मुंबईकर के भीतर भी कई मुंबईकर, अंदर से डरे और मुंह में गोली लिए हुए मरने मारने पर उतारू लोग। आपसी भरोसा बम धमाकों की भेंट चढ़ गया था और नफरत अपने चरम पर थी। आम आदमी से लेकर बड़े कॉरपोरेट घरानों तक सभी ने अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक खुद पर धार्मिक ठप्पा लगा लिया था। यहाँ तक कि मुंबई अंडरवर्ल्ड भी अब सांप्रदायिक हो गया था। दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन था और छोटा राजन हिंदू डॉन। बस इसी उथल पुथल भरे माहौल में निजी विमान कंपनी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के ऑफिस में एक फ़ोन आया। वह 1 नवंबर 1995 की तारीख थी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तकीउद्दीन वाहिद को तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बुलाया गया था। वाहिद बड़े आदमी थे, इतने बड़े कि अक्सर लोगों को मिलने के लिए अपने ऑफिस में ही बुला लेते थे। कोई उन्हें बुलाए ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता था, लेकिन जिसका बुलावा था उसे मना नहीं किया जा सकता था। 5 मिनट बाद संयंत्र भाव से वाहिद अपने ऑफिस से निकले। गाड़ी पोर्च पर खड़ी इंतजार कर रही थी और साथ ही मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर वागले भी खड़ा था। वागले उन्हें देखते ही आगे बढ़ा और एक सम्मानजनक दूरी के साथ अभिवादन करते बोला, आपके साथ चलने का आदेश है। वाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी कार में बैठ गए। उनकी मर्सिडीज के पीछे मुंबई पुलिस की जिप्सी चल रही थी। करीब 40 मिनट के बाद वे चर्च गेट के पास क्रॉफोर्ड मार्केट में स्थित क्राइम ब्रांच के तीसरे माले के वेटिंग रूम में बैठे थे। उनके ठीक सामने एक कमरा था जिससे अर्दली अंदर बाहर आ जा रहा था। जितनी बार दरवाजा खुलता वाहिद का दिल जोर से धड़कता और जितनी बार दरवाजा बंद होता उतनी बार उनकी नजरें दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर पड़ती। उस पर लिखा था डी शिवानंदन, आईपीएस एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर वागले वाहिद के पास आया और धीरे से इशारा किया। वे दोनों अंदर गए। शिवानंदन ने नजरें उठाकर नहीं देखा, वे कोई फाइल देख रहे थे। वागले एक तरफ खड़े हो गए और वाहिद कुर्सी पर बैठ गए। कमरे में सन्नाटा था। तकरीबन 5 मिनट बाद शिवानंदन बोले, आपको ऐसे बुलाया, माफ़ी चाहता हूँ। महाराष्ट्र में काम करने वाला एक तमिलियन जैसे हिंदी बोल सकता है, कुछ वैसी ही टोन थी शिवानंदन की। वाहिद सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहे थे और शांत थे। वे जानते थे कि सामने बैठे शख्स की दहशत दुबई और पाकिस्तान में बैठे डॉन के बेडरूम तक है, भले ही वह खुद कभी गन लेकर नहीं चला। शिवानंदन सीधे मुद्दे पर आए। मुझे आपके कामकाज और संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानने हैं। मैं पहले से ही सब जानता हूँ। मेरे को सूचना है कि आपकी जान का खतरा है। मैं आपको प्रोटेक्शन देने को तैयार हूँ। जी, मैं एक सामान्य सा व्यापारी हूँ। ना मेरी किसी से दुश्मनी, ना कोई विवाद। मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। आपका धन्यवाद। शिवानंदन जानते थे कि सामान्य व्यापारी कोई बोइंग का मालिक नहीं होता। उन्हें यह भी पता था कि जान का खतरा स्वीकार लेने पर वाहिद को और भी बहुत कुछ स्वीकारना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने वाहिद को प्रोटेक्शन देने पर जोर दिया, जिसे वाहिद ने नामंजूर कर दिया। उसका अंदाज़ा था कि पुलिस इस बहाने उस पर नज़र रखना चाहती है। शक था कि वाहिद की एयरलाइंस में दाऊद का पैसा लगा है। वाहिद के मना करने के बावजूद पुलिस उसके ऑफिस के बाहर मौजूद रहने लगी। पुलिस की मौजूदगी वाहिद को परेशान कर रही थी। उसने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया और पुलिस को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। शिवानंदन ने हिम्मत नहीं हारी और सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले वाहिद के ऑफिस के आसपास लगा दिए थे। लेकिन वाहिद का नेटवर्क मजबूत था। नतीजतन शिवानंदन को कमिश्नर ऑफिस से सीधे आदेश दिया गया कि वाहिद को परेशान ना किया जाए। दरअसल शिवानंदन इस मामले में ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या से जोड़कर देख रहे थे। कुकरेजा छोटा राजन का फाइनेंशियर था और उसे उसके ऑफिस में ही मार डाला गया था। वह हर साल राजन के गणेश पंडाल को 50 लाख रुपए चंदा दिया करता था।
अपराधियों के दिमाग को पढ़ने में माहिर शिवानंदन ने अपने सूत्रों की मदद से यह अंदाज़ा लगाया कि अब छोटा राजन किसी ऐसे आदमी को मारेगा जिस पर दाऊद के फाइनेंशियल होने का शक हो, और इस समय यह शख्स सीधे तौर पर वाहिद की तरफ जा रहा था। लेकिन शिवानंदन से कहा गया कि वाहिद मलयाली मुसलमान है और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो दाऊद से जुड़ा है। प्रोटेक्शन पूरी तरह हटा लिया गया। वह 13 नवंबर का दिन था। वाहिद अपने बांद्रा ऑफिस से बाहर निकले और इससे पहले कि वे अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठते, उनके ऊपर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। एक अरबपति व्यापारी गैंगवार का शिकार हो गया था। शिवानंदन अपना सामान पैक कर रहे थे। उनका तबादला नागपुर रेंज में कर दिया गया था। उन्हें अब नक्सलियों के बीच काम करना था। वैसे एक दिन उन्हें मुंबई लौटना ही था। यह सब वे जानते थे। उन्हें आशंका थी कि इस शहर का मौसम तेजी से बदलने वाला है। नक्सली किसान धनुषकोडी शिवानंदन ऊपर से शांत दिखते थे, लेकिन उनके दिमाग में हलचल मची रहती थी, और यही हलचल वे अपराधियों के दिमाग में मचा देते थे। जब वे आंखों में आंखें डालकर बात करते तो अपराधियों को लगता जैसे शिवानंदन को सब कुछ पता है। उनकी रणनीति बनाने की क्षमता और बुद्धिमत्ता का लोहा तो हर कोई मानता था, लेकिन जिसे एक चीज के लिए इस आईपीएस को जाना जाता है वह है हारे हुए सिपाही में जीतने की ललक पैदा करना। गढ़चिरौली पहुंचते ही शिवानंदन को एहसास हो गया कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। नक्सली मुंबई क्राइम सिंडिकेट से अलग है। यहाँ सब कुछ समाज में घुला मिला है। नक्सलियों के पक्ष में झंडे, बैनर और नारेबाजी आम बात है। 1996 का मार्च महीना था और फसल कटाई के साथ नक्सली गतिविधियां बढ़ी हुई थी। ऐसे ही एक सुबह जब मुंबई के लोग हर रोज की तरह अखबार में गैंग वॉर और शूट आउट की खबरों को देख रहे थे, गढ़चिरौली में कुछ अलग ही नज़ारा था। गढ़चिरौली मुख्यालय से लगे 6-7 गांवों के लोगों ने देखा कि पुलिस के ट्रक गांव की तरफ आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का इस तरह उन्हें परेशान करना कोई नई बात नहीं थी। ये सभी गांव नक्सलियों को आश्रय देने के लिए बदनाम थे। एक साथ कई ट्रक गांव की चौपाल के पास आकर रुके और पुलिस के कुछ जवान नीचे उतरे। आज इन जवानों के हाव भाव कुछ बदले हुए थे। उन सभी की पैंट तो यूनिफॉर्म की ही थी, लेकिन शर्ट की जगह सफ़ेद टी शर्ट ने ले ली थी और हथियार ट्रक के अंदर ही रखे थे। ट्रक से बड़े बड़े बर्तन उतारे जाने लगे। कुछ नौजवान भी मदद के लिए आगे आए। इन बर्तनों में दाल, चावल और सब्जियां थी। गांव वालों से आग्रह किया गया कि वे लोग खाना खाएं। संकुचित और आशंकित गांव वालों ने अपने जगह पर ही खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक सायरन बजाती जीप और उसके पीछे आ रही एम्बेसडर कार ने उन्हें चौंका दिया। एम्बेसडर नागपुर रेंज के सबसे बड़े अफसर की थी। डीआईजी शिवानंदन गाड़ी से उतरे और एक बुजुर्ग के पास गए। हमसे कुछ गलती हुई है, माफ़ कर दीजिए। देखते ही देखते गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। जल्दी ही डीआईजी साहब की इस पहल ने गढ़चिरौली में जन जागरण का रूप ले लिया। पुलिस आदिवासियों को यह समझाने में कामयाब रही कि नक्सली उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने आदिवासियों को यह भरोसा दिलाया कि हम आपके सामने नहीं, आपके साथ हैं। इसके बाद पुलिस का गढ़चिरौली में नक्सलियों से लड़ने का तरीका बदल गया। अब वह गांव वालों के साथ बेहद नर्म होती और नक्सलियों के साथ सख्त। नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण किया। वे अब 1200-1400 की मासिक तनख्वाह पर पुलिस की गोली खाने को तैयार नहीं थे। स्थानीय असहयोग ने नक्सलियों को भारी क्षति पहुंचाई और उनके पैर उखड़ने लगे। स्थानीय लोगों ने पहली बार पुलिस का मानवीय चेहरा देखा था। शिवानंदन मूलभूत सुविधाओं तथा विकास में फर्क करना जानते थे और वे राजनीतिक नेतृत्व को भी यह समझाने में सफल रहे कि आदिवासियों की जीवनचर्या से छेड़छाड़ ना की जाए। विकास को केवल बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही केंद्रित होना चाहिए। उसका साफ तौर पर मानना था कि आदिवासियों के रहन सहन, रीति रिवाज और तीज त्योहारों पर बाहरी हस्तक्षेप ना के बराबर होना चाहिए। उसी साल मई महीने की बात है। गढ़चिरौली कलेक्ट्रेट के पास उस दिन सुबह से ही लोग जमा हो रहे थे। दरअसल 3 लोगों को नक्सली होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आदिवासी इसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इस तरह के प्रदर्शन अक्सर नक्सली नेताओं के शय पर आयोजित किए जाते थे। पुलिस अलर्ट थी और अतिरिक्त फोर्स भी बुला ली गई थी। खुद डीआईजी शिवानंदन वहां मौजूद थे। उन्होंने गौर किया कि इस भीषण गर्मी में आदिवासी पगड़ी बांधे हुए थे, जबकि सामान्य तौर पर वे खास मौक़ों पर ही पगड़ी बांधते हैं। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल औरतों ने भी सिर पर दुपट्टे जैसी चीज को कस रखा था।
दरअसल वे लोग लाठीचार्ज के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। आदिवासियों का मानना था कि पुलिस लाठी ही मारती है। शिवानंदन ने देखा कि सिपाहियों के हाव भाव लाठी चलाने वाले ही थे, मानो यह उनके लिए रोज की बात हो। ठीक उसी तरह भीड़ से डरे हुए आदिवासी शामिल थे, जो किसी दबाव से प्रदर्शन में शामिल तो हो गए थे, लेकिन लाठीचार्ज का भय उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। शिवानंदन ने तुरंत अधिकारियों को जमा किया और लाठीचार्ज न करने का आदेश दिया। उस दिन के बाद से आदिवासियों के धरना प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज होना बंद ही हो गया, बल्कि पुलिस की कोशिश रहती कि प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों को भोजन मुहैया कराया जाए। लाठीचार्ज पर रोक से पहले तो इस तरह के प्रदर्शन एकाएक तेजी से बढ़े, फिर धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन शिवानंदन जानते थे कि यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुंबई की आपराधिक दुनिया के विपरीत यह सैद्धांतिक लड़ाई है और इसे जीतने के लिए ताकत और विचार दोनों चाहिए। शिवानंदन की टीम लोगों को समझाती और कट्टर नक्सली समर्थकों को पकड़ती। उन्होंने 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुंबई यहाँ भी मौजूद था। शिवानंदन को पता था कि नक्सलियों के हाथों में AK-47 पहुंचने के पीछे भी मुंबई का सिंडिकेट ही है। वे लगातार इसे तोड़ने में लगे रहे। नक्सलियों के बीच फूट डालो नीति भी काम कर गई। शिवानंदन का मानना था कि आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में नक्सली आंदोलन सैद्धांतिक है और महाराष्ट्र वाले हिस्से में इसका स्वरूप कुछ हद तक आपराधिक है। उन्होंने मराठी मूल के नवयुवकों को समझाना शुरू किया कि वे उन्हें छोटे मोटे रोजगारों में लगाने की कोशिश की। सच्चाई यह थी कि मराठी मानुष पर नक्सली विचारधारा हावी नहीं थी, बल्कि वे तो अपनी अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते इसमें शामिल हो गए थे। शिवानंदन को इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली और वे महाराष्ट्र एवं आंध्र के नक्सलियों को अलग अलग करने में कामयाब हुए। इसके बाद पुलिस के लिए नक्सली ऑपरेशन आसान हो गया, यहाँ तक कि स्थानीय मदद भी मिलने लगी। उनके गढ़चिरौली में रहते सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये कोई मामूली नक्सली नहीं थे, बल्कि AK-47 और लाखों की नकद के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नेता थे। आंध्र की एक ऐसे ही नक्सली रेड्डी और उसकी पत्नी के आत्मसमर्पण से नक्सलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और नक्सली आंदोलन काफ़ी हद तक दब गया। फिर भी शिवानंदन का मानना था कि नक्सलियों के खिलाफ झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एक साथ ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सली समस्या को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, तब शिवानंदन ने एक साथ ऑपरेशन चलाए जाने का सुझाव दिया था। मुंबई एक शांत शहर। 1998 की दीपावली की घटना है। वास्तव में इसे काली दीपावली कहेंगे। मुंबई के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। इन व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस बार महाराष्ट्र में व्यापारी काली दीपावली मनाएंगे। व्यापारियों का यह रुख सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहा था। व्यापारियों की निराशा के पीछे कारण साफ था। सिर्फ एक साल में 101 व्यापारियों की हत्या की गई थी। ये हत्याएं सुरक्षा राशि वसूली के नाम पर की गई थी। सुरक्षा राशि यानी अपराधियों द्वारा व्यापारियों से जबरन हफ्ता वसूली की रकम। अपराधियों की आपसी लड़ाई में ये व्यापारी पिस रहे थे, क्योंकि अपराधी अच्छी तरह से जानते थे कि कौन किसे फंड मुहैया कराता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि मुंबई में अगर कोई घर खरीदता या कार ही खरीदता तो उसके पास फ़ोन आ जाता। ताज़ा ताज़ा चलन में आया मोबाइल फ़ोन इस पूरे सिंडिकेट की रीढ़ बन गया था। मोबाइल कॉल ट्रैकिंग और कॉल रिकॉर्डिंग जैसी तकनीकी जब तक विकसित नहीं हुई थी, या यूँ कहिए कि पुलिस ने इसका उपयोग शुरू नहीं किया था। कुल मिलाकर तकनीकी के मामले में पुलिस अपराधियों से काफ़ी पीछे थी। दुबई से आया एक कॉल शेयर बाजार में बैठे किसी दलाल को दहशत से भर देता। सरकार और व्यापारी हताश हो रहे थे और मुंबई पुलिस अपने सबसे बदनाम दौर से गुजर रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और तीसरे ही दिन ज्वाइंट कमिश्नर शिवानंदन क्राइम ब्रांच के अपने नए ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। एजेंडा साफ था, मुंबई की सड़कों से गुंडों का आतंक खत्म करना। अगले 2 दिनों में बिना किसी दबाव में आए बॉम्बे पुलिस ने 6 इनकाउंटर किए। अब पुलिस के हाथ खुले हुए थे। शिवानंदन के काम का तरीका ऐसा ही था, अधीनस्थों पर भरोसा करना और उन्हें ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराना। उन्होंने 40 बेहतरीन पुलिसकर्मियों को छांटा और उन्हें स्पेशल स्क्वाड नाम दिया। ये कमांडोज अपनी मोटर बाइक और मशीन गन के साथ हर समय तैयार रहते। दीपावली आने तक व्यापारियों को भरोसा हो गया था कि इस बार अमावस काली नहीं रहेगी।
तथाकथित डॉन देश छोड़कर बाहर बैठे थे और मुंबई में आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर के लड़के शॉर्टकट मनी के चक्कर में इनके लिए काम कर रहे थे। पहले ये लड़के 10-15 हज़ार रुपये महीने पर डॉन के लिए हत्याएं करते, फिर खुद ही गैंग बना लेते या कुछ लोग डॉन के नाम पर वसूली करते, जिसका पता डॉन को भी नहीं होता था। यही लोग पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और शिवानंदन को इसी का इलाज करना था। हालांकि शिवानंदन को डॉन और भाई जैसे शब्दों से चिढ़ थी। वे सभी के लिए एक ही संबोधन रखते, मामूली गुंडे। शिवानंदन की मुखबरी व्यवस्था बेहतरीन थी। मुंबई के अपराधियों को जितनी खबर पुलिस कार्यवाही की रहती, उससे ज़्यादा खबर पुलिस को उनकी मूवमेंट की होती। देखते ही देखते 250 मामूली गुंडे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। परिणाम यह हुआ कि हजारों मामूली गुंडे शहर छोड़कर भाग गए और यूपी बिहार के भटके हुए नौजवानों ने मुंबई की तरफ भटकना बंद ही कर दिया। शिवानंदन की गोली मार भेजे में नीति असर कर गई और बम्बई में मुंबई बनते बनते शहर में गैंगवार एकदम खत्म हो गया। उनके ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रहते हुए मुंबई पुलिस की डिटेंशन दर 100% थी, यानी मुंबई पुलिस ने हर वह केस सुलझाया जो भी उसके सामने था। शिवानंदन उन दिनों को याद करते हुए हंसते हैं। उस समय सीसीटीवी नहीं होते थे, जो भी था हमारा मुखबिर था। यह सच भी है। आज यदि सीसीटीवी फुटेज ना मिले तो पुलिस खुद को असहाय महसूस करती है। आज साइंस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ज़्यादा है। उन्होंने अपने कैरियर में निर्णय लिए, रिस्क लिया और जिम्मेदारी भी ली। यही वे गुण है जो उन्हें सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। मार्च 2000 की बात, महाराष्ट्र पुलिस ने सेशन कोर्ट जज JW सिंह को मकोका के तहत गिरफ्तार कर दिया। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मकोका के तहत यह पहली गिरफ्तारी थी। JW सिंह पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से पैसे के लेन देन का आरोप था। यह गिरफ्तारी गलत थी। केस चला और सिंह निर्दोष साबित हुए, जिसके चलते महाराष्ट्र पुलिस पर भी उंगलियां उठी। ऐसे समय में डी शिवानंदन ने आगे आकर जिम्मेदारी ली और माना कि सब कुछ उनकी जानकारी में किया गया था। उनके सामने आने से इस केस में शामिल पुलिस अधिकारियों को काम करने का भरोसा मिला, क्योंकि उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया गया। शिक्षा नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, इसे वे गढ़चिरौली में देख चुके थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करवाईं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक योगदान ठाणे में बनाया गया वह स्कूल है, जिसमें आम शहरियों और पुलिसकर्मियों के बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। आइडिया यह था कि इस स्कूल में पुलिसकर्मियों के बच्चे को सब्सिडी मिलती, जिसकी भरपाई व्यापारी या संपन्न वर्ग के बच्चों की फीस से होती थी। ठाणे का यह स्कूल आज महाराष्ट्र का जाना माना स्कूल है। ठाणे में ही संबद्ध एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। शिवानंदन अपने ऑफिस से हड़बड़ी में निकले। वे खाना खाने जा रहे थे। वे बाहर निकल रहे थे, तभी उनके जूते में एक कंकड़ फंस गया था। उन्होंने उसे झटका तो कंकड़ निकलकर पास ही बैठे एक सिपाही की टिफिन पर जा लगा। उन्होंने देखा सिपाही वही फर्श पर बैठकर खाना खा रहा था। इस घटना ने उनका मन खराब कर दिया और फिर वे तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक ठाणे कमिश्नर ऑफिस में एक बड़ी कैंटीन नहीं बन गई। इसके बाद वहाँ एक अस्पताल भी बनाया गया। धीरे धीरे ठाणे एक ऐसा स्थान बना जहाँ पुलिसकर्मी अपनी पोस्टिंग कराना पसंद करते थे। महाराष्ट्र के पुलिस महकमे के लिए ठाणे एक उदाहरण बन गया कि स्टाफ का ध्यान कैसे रखा जाए और कैसे उनमें काम करने की लगन पैदा की जाए। लेकिन शिवानंदन का सबसे बड़ा काम सामने आना अभी बाकी था। एक सफल सेनापति। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। उस दौरान जो हुआ उसकी कहानी सभी जानते हैं। पहली बार मुंबई पुलिस इस हद तक हतोत्साहित कि पुलिस अधिकारियों तक को मनोचिकित्सकों के पास जाना पड़ गया था। मुंबई पुलिस ने पहले भी असफलताओं का मुंह देखा था, लेकिन उसका सहमा हुआ चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। पुलिस मुख्यालय में मौजूद मेडिकल लीव के आवेदन की फाइलें बता रही थी कि स्थिति किस हद तक बिगड़ चुकी थी। ऐसे समय में एक बार फिर डी शिवानंदन सामने आए। बिगड़े हालात में सरकार ने उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया था। शिवानंदन के सामने इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें एक पस्त सेना को दोबारा खड़ा करना था। शिवानंदन सबसे पहले पुलिस के उन जवानों के परिवार वालों से जो इससे सीधे प्रभावित हुए थे। यह तय किया गया कि घायलों के पास विभाग से हर रोज कोई अधिकारी जाए और उनका हालचाल जाने। जो लोग मामूली घायल थे उन्हें छुट्टियों पर कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने की सलाह दी गई। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए अनेक मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया।
इसके बाद शिवानंदन ने ऐसे वर्कशॉप करवाए जिससे पुलिस का आत्मविश्वास बहाल हो सके। उन्होंने खुद कई लेक्चर दिए। प्रयास किया गया कि पुलिस वाले इस कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ शामिल हों। वे ध्यान से देखते कि पुलिसकर्मियों के परिवार धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। सच यह था कि मुंबई शहर तो इस हमले से उबर आया, लेकिन मुंबई पुलिस को इससे बाहर निकलने में काफ़ी समय लगा। पुलिस बल का उत्साह वापस आने पर शिवानंदन दोबारा अपने 90 के दशक वाले रोल में आ गए। उन्होंने कमांडो फोर्स को फिर से खड़ा किया। तब और अब में फ़र्क यह था, पहले अंडरवर्ल्ड पुलिस से आमने सामने की लड़ाई से बचता था और आम जनता पर सीधे हमला नहीं करता था, लेकिन अब सामने आतंकवादी थे जो प्रायः आत्मघाती हमलावर होते हैं। जो खुद मरने आया हो उससे लड़ना मुश्किल है, बेहद मुश्किल। लेकिन शिवानंदन ठान चुके थे। वे इजराइल गए और वहां से ट्रेनर लेकर वापस आए। इजराइल से आए ट्रेनर्स ने मुंबई पुलिस को आत्मघाती हमलावरों से लड़ने के लिए तैयार किया। मरीन ड्राइव में 26/11 के शहीदों की याद में बनाए गए मेमोरियल ने पुलिस के भीतर की फिक्र को फक्र में बदला है। इस मेमोरियल में खड़े 18 खंभे उन 18 जांबाजों के प्रतीक है जिन्होंने शहर को बचाने में अपनी जान गंवाई। शिवानंदन का जीवन बताता है कि कैसे एक सख्त पुलिस अधिकारी मानवीय मूल्यों को गरिमा बनाए रखते हुए गंभीर चुनौतियों से निपट सकता है। पुलिस सर्विस के दौरान डिब्बे वाले उनके अच्छे मुखबिर भी थे। 2011 में अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इन्हीं डिब्बे वालों के साथ मिलकर एक बैंक की स्थापना की। उस बैंक का नाम था रोटी बैंक। रोटी बैंक बचे हुए खाने को उन तक पहुंचाता जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत होती है। इस बैंक की सफलता एक साधारण से सिद्धांत में छिपी थी, वही भोजन परोसा जाना चाहिए जिसे हम स्वयं खा सकते हैं। उनकी कोशिशों को चाणक्य 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप में शामिल किया गया। यह पुस्तक राधाकृष्णन पिल्लई ने शिवानंदन के साथ मिलकर लिखी। चाणक्य के सूत्रों को शिवानंदन ने अपने कार्यकाल में खुद पर लागू किया और नेतृत्व के गुणों को नए सिरे से परिभाषित किया। आज भी धनुष कोड़े शिवानंदन लोगों में जोश भरने और शहरों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। उनकी कंपनी सिक्योरस फर्स्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नांदेड़, कोल्हापुर और औरंगाबाद जैसे कई शहरों में सुरक्षा सेवाएं दे रही है। मुंबई के किसी पुलिस वालों के सामने उनका नाम लीजिए तो पहले वह मुस्कुराता है और फिर एक सैल्यूट मारता है। सैल्यूट उसके शिवानंदन साहब के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।